हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीएसएस, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब जीएसएस से कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती हैं, अब इनकी कुछ क्वालिटी होती है। तो दीज सैटेलाइट्स, अब इनमें बहुत सारी काम की बात होती है। पहली बात, इनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। ठीक है। दे आर स्टैटिक व्हेन सीन फ्रॉम अर्थ, वो अर्थ को देखने से स्टैटिक होती है। तीसरी, दे ऑर्बिट ओवर इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। देखो, अब मैं समझाता हूँ इनका मतलब क्या है। देखो, पहली बात तो क्या है कि अगर ये धरती है, कोई सैटेलाइट ऐसे चक्कर नहीं काट सकती, कोई ऐसे चक्कर नहीं काट सकती, कोई ऐसे भी नहीं काट सकती। कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिट्स सेंटर हैज़ टू बी अर्थ सेंटर। ऑर्बिट का वही सेंटर होगा जो अर्थ का सेंटर होगा। ठीक है। पूछो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसको इधर की तरफ फोर्स चाहिए। अभी तक तो फोर्स कौन दे सकता है? सारा फोर्स धरती के सेंटर की तरफ मिल सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि अगर ये धरती है तो एक जैसे भी चले, लेकिन उसका जो सेंटर होगा धरती का सेंटर होगा। ये सेंटर हो सकता है ना, इट कैन मूव लाइक दिस, इट कैन मूव लाइक दिस, है ना, लेकिन उसका वही सेंटर होगा जो धरती का सेंटर है। ठीक है, सही। कभी भी धरती के सेंटर से ऑफ नहीं जा सकते। ठीक। अब दूसरी बात कि टाइम पीरियड 24 घंटा इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है कि धरती घूमेगी तो धरती के ठीक ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो, ये समझना एक चीज़ को, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से हम सेटेलाइट को देख रहे हैं। ठीक है। अब होना ये चाहिए भाई कि बेसिकली चीज़ ऐसी है कि जितना ये धरती भी तो घूम रही है, तो जितना ही आदमी घूमेगा उतना ही सेटेलाइट घूमेगी। अब मेरी बात समझ लो, जितना आदमी घूमेगा उतना सेटेलाइट घूमेगी। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर आदमी जो है 24 घंटे में चक्कर लगा रहा है तो सेटेलाइट भी 24 घंटे में चक्कर लगाएगी। लेकिन दो चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या? कि जिस साइंस में आदमी घूम रहा है उस साइंस में सेटेलाइट घूमेगी। मतलब वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इक्वेटर पे ही होती है। ठीक है ना, इट ऑर्बिट्स ओवर इक्वेटर। तुम बोलो इक्वेटर के ऊपर क्यों? मैं बोलूँगा देखो बहुत सिंपल है, समझना इस चीज़ को। जैसे मान लो, समझना, सपोज ये धरती है और ये इक्वेटर है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो सैटेलाइट है वो बेसिकली क्या है, वो इक्वेटर पे ही ऑर्बिट करती है। ठीक है। क्योंकि सोचो कि आदमी यहाँ, ये यहाँ, आदमी यहाँ गया, ये यहाँ गया, आदमी यहाँ, ये यहाँ, आदमी वहाँ, ये यहाँ, है ना, बिल्कुल आदमी के ऊपर। सोचो कि अगर कोई चीज़ इक्वेटर पर ऑर्बिट ना करे तो वो एक पॉइंट के ऊपर है ही नहीं सकती। तुम बोलोगे सर मैं समझा नहीं। मैं बोलूँगा देख, समझना इस चीज़ को। मान लो ये इक्वेटर है, अब एक सेटेलाइट मान लो ऐसे ऑर्बिट कर रही है। अब सोचो कि कभी वो साउथ हेमिस्फेयर में, कभी नॉर्थ हेमिस्फेयर में, कभी कहीं कभी कहीं, वो एक पॉइंट पे कैसे रह सकती? भले उसका टाइम पीरियड 24 घंटे। यही वो चीज़ है इक्वेटर के ऊपर वाली जो एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर रह सकती है। वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रह सकती है। इसीलिए जितने भी सेटेलाइट होंगे वो केवल इक्वेटर के ऊपर होंगे। ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमेशा किसके ऊपर होंगे? इक्वेटर के ऊपर होंगे। अब इसीलिए आप देखना कि जितने भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट होती हैं, है ना, कम्युनिकेशन सेटेलाइट का मतलब आपके जिससे टीवी सिग्नल आते हैं वो सब कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। ठीक है, सही ना। तो आप कभी देखना कि जैसे कि मान लो कि सपोज़ ये इंडिया है, मान लो ये धरती का मैप है ना, ये इक्वेटर है। इंडिया जो होता है वो मेरे ख्याल से इक्वेटर से थोड़ा ऊपर ही होता होगा, नहीं होता? अब सोचो कि इंडिया में जो भी टेलीविज़न के सिग्नल आते हैं वो सब जो होती हैं वो हवा में होती हैं। वो सब सेटेलाइट
इधर होती है इक्वेटर के ऊपर। तो आप कभी भी देखना कि जितने भी सैटेलाइट डिश एंटीना लगते हैं वो हमेशा साउथ की तरफ ही होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी डिश एंटीना लगेगा वो जितने भी जो भी सैटेलाइट है उसका, एयरटेल का, टाटा स्काई का, मुझे नहीं पता, वो सब साउथ में ही होते हैं, सब साउथ में होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी डिश एंटीना लगते हैं हमारे घरों पे सब साउथ फेसिंग होता है। कभी आपको दिशा समझना है तो सब सिंपल देखना कि कोई भी टाटा स्काई, एयरटेल, जो भी सिग्नल वाली चीज़ें होंगी है ना सैटेलाइट वाली, वो सब साउथ की तरफ फेस करें। क्यों? क्योंकि उनका जो डिश एंटीना है, जो उनका सैटेलाइट है जिससे सिग्नल आ रहे हैं, वो साउथ की तरफ है। ठीक है, सही। तो आप ऐसा मान लो जैसे कि अगर मैं एक प्लेन सा हिसाब किताब दिखाऊँ, मान लो कि ये इंडिया है, ये इक्वेटर है। अब वो जो टाटा स्काई या जो भी है ना ऊपर आपके, है ना, वो इधर की तरफ ही होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ होगा क्योंकि एक्चुअली सैटेलाइट ऊपर है, तो वो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो सैटेलाइट से वो सिग्नल लेते रहेगा, तो इट विल ऑलवेज फेस साउथ। ठीक है, तो ये हमने जीएसएस के बारे में पढ़ ली। अब हमको पता है कि जीएसएस का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 घंटे। अब टाइम पीरियड होता है कितना बच्चों, टाइम पीरियड होता है 2 पाई, है ना, R³/GM, आई थिंक ये होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये हमको चाहिए कितना, 24 घंटे, 24 × 60 × 60। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली एक जीएसएस जो है, ये मान लो कोई जीएसएस है, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है धरती से, और नेचुरल सी बात है आर जो होगा वो R+H होगा, तो हम इसकी हाइट भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट इट। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, R³/GM इज इक्वल टू 24 × 60 × 60 डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, होल का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 24 × 60 × 60, 24 × 60 × 60। ठीक है, ये आ गया 86,400। ये मुझे हमेशा याद रहता है कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय पाई, 3.14 इतना आ गया। इसका स्क्वायर और है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब रेज टू 2, ये आ गया आपके पास इतना 189 वट एवर कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, कितना लिखें, 190 × 10⁶ लिख देता हूँ अप्रॉक्स। 189 को 90 लिख दो, 10⁶। ठीक है, अब R³ कितना आ गया, GM × 190 × 10⁶। जी कितना होता है, 6.67 10⁻11। धरती का मास लगभग 6 × 10⁻24 इंटू 190 × 10⁶। ठीक है, अब ये कितना आ गया, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 6.67 इंटू 6 × 190, तो 6.67 इंटू 6 × 190। ठीक है, ये हो गया 7603, 7600 मान लेते हैं, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10⁻−11 24, 24 6 30 हो गए, 30 में से -11 गए, तो 30 में से 11 गया, आई थिंक देख लो एक बार, 24 6 30, 30 में से 11 गए 19। ठीक है ना, तो दिस बिकम्स 76,000 इंटू 10⁻18। अब आर निकालते हैं, तो आर क्या होगा, इसका थर्ड रूट, और ये 10⁻6 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, लेट्स सी। ठीक है, तो हमको निकालना है बेसिकली 76,000 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो ये आ गया आपके पास 42.358 समथिंग इंटू, यहाँ आ जाएगा 10⁻6। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 42, 3 0 इसको दे दो, ये ख़त्म हो जाएगा, 3 0 से 10⁻3 मीटर नहीं किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली दिस बिकम्स 42,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेडियस 42,000 किलोमीटर है
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वो GSS है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये हमने एक रफ सी कैलकुलेशन करी है। वैसे अगर मैं गूगल से भी देखूँ तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, हमने कई जगह ऐसी थोड़ी रफ सी कैलकुलेशन करी है, तो अगर आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन करोगे तो ये आता है कि एग्जैक्टली इट्स 42164, है ना। तो बेसिकली 42164 किलोमीटर एग्जैक्ट, तो दैट इज़ अराउंड 42,000 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हाइट देखें तो 42,000 बराबर R+H, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये बेसिकली रेडियस प्लस एच है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपके आ जाएगी लगभग कितनी आ जाएगी भाई, 42,000 माइनस रेडियस। रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस आपके पास होता है धरती का 6400 किलोमीटर्स। तो 42,000 में 6400 गए तो मेरे पास आ गया 42,000 माइनस 6400, तो ये आ गया 35,600। तो अप्रोक्सीमेटली 35,600 किलोमीटर। तो कुल मिला के 35,600 किलोमीटर के आसपास जो चीज़ है, या जिसकी सिंपल सी बात 42,000 जिसकी रेडियस है, वो आपके पास जियो स्टेशन सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ओके, चलो ये अब हम चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं एक चीज़ जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट। अब एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली कोई भी सैटेलाइट होती है, कोई भी स्फीयर होता है, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉपिक पढ़ा था सॉलिड एंगल करके, तो उसमें हमने कहा था कि अगर हम एक लाइन बनाएं, उसके थीटा एंगल इधर करके एक 3D में एक थीटा एंगल करके कोण बना दें, तो ये जो स्फेरिकल सा एरिया है, आप देख लेना, सॉलिड एंगल करके टॉपिक पढ़ा था, उसमें आया था, वो 2πr² 1 - cos थीटा होता है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि अगर बिल्कुल थीटा को 0 कर दो तो cos 0 1, तो 1 - 1 0। ऐसे ही अगर आधा सर्कल लेना है, आधा स्फेयर, तो थीटा को 90 डिग्री कर दो। थीटा 90 डिग्री करोगे तो cos 90 0 होता है, तो 2πr² जो आधा स्फेयर का एरिया होता है। पूरा करना है तो थीटा को दोनों साइड से बढ़ा के 180 कर दो, तो 180 करोगे तो cos 180 -1, तो 1 - -1 2 हो जाएगा। तो वही एरिया आपके पास 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लो कि सपोज कि ये धरती है, अब मान लो ये सैटेलाइट है। ठीक, मैं सैटेलाइट को यहाँ से टेंजेंट डाल देता हूँ। टेंजेंट डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि ये जो है, जैसे मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, ये भी एंगल कुछ थीटा है, तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, ये एंगल 90 - थीटा होगा। ठीक है, सोचने की बात यह है कि ये जो सैटेलाइट है, ये केवल थीटा, ठीक है भाई, ये केवल थीटा एंगल तक जो है वो सिग्नल दे सकती है। थीटा से कम पे भी दे सकती है, ठीक है ना। थीटा इज मैक्स एंगल ऑफ सिग्नल्स। इससे जैसे मान लो ये 60 डिग्री है तो 50 पे भी जाएंगे, 40 पे, इससे ज़्यादा पे नहीं जा सकते। समझ रहे बात? तो समझ रहे मेरी बात आप? थीटा मैक्स एंगल है जिस तक आपके पास वो जा सकती है ना। अब इस केस में क्या होगा कि अपने को ये करना है, तो ये थीटा एंगल तक जा सकता है। तो बेसिकली हमको देखना है कितने एरिया तक सिग्नल जाएगा। तो जैसे मान लो मैं धरती को बड़ा कर दूँ अगर, तो आप ये समझना है एक्चुअली कि बेसिकली यहाँ से थीटा, यहाँ से थीटा, और ये थीटा यहाँ से नहीं है, थीटा हर तरफ है। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ से, जैसे मान लो थीटा 30 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ से इस लाइन से अगर आप 30 डिग्री का एक कोण सा बना लो, तो वो जो पूरा एरिया आएगा धरती पर, है ना, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, लेकिन जो पूरा एरिया आएगा उतना सिग्नल आएगा। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि सिग्नल्ड एरिया जो है वो आ जाएगा 2πr² 1 - cos थीटा। ठीक है, अब सोचो ये आपके पास आर है,
और यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ठीक है। तो cos थीटा कितना है, cos थीटा हो जाएगा आर बाय आर। छोटे आर कौन ले सकते हैं, बड़ा आर प्लस उसकी जो भी हाइट है, तो मान लो इसकी हाइट एच है, तो इसको आर प्लस एच लिख दिया, तो ये हो गया 2 पाई r² आर प्लस एच माइनस आर बाय आर प्लस एच। आर से आर कट गया, तो इसका मतलब मेरे पास जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 पाई r² एच बाय आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई r² 1 माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो सफिशिएंटली गुड। तो बेसिकली इतने एरिया पे वो सिग्नल दे सकता है, फाइन। तो बेसिकली ये वो एरिया है जो जिस पर वो सिग्नल एक टाइम पे किसी भेजता है। जो डायग्राम साफ सुथरा नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। मान लो क्वेश्चन ये है कि अ सैटेलाइट h बराबर r ऑर्बिट्स ऑन इक्वेटर, हाउ मच एरिया of earth will never get its signals। धरती का कितना एरिया जो उसका सिग्नल कभी भी नहीं इसको मिल पाएगा, बोला। अब समझना मेरी बात, इस सैटेलाइट की हाइट r है, नहीं, इसका रेडियस 2r हो जाएगा, h प्लस आर, ठीक है। नेचुरल सी बात है, इट्स नॉट जीएसएस है नहीं, तो इसका मतलब कि वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं, वो घूमती रहेगी धरती पे। तो ऐसा ही होगा कि ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है वो बेसिकली क्या करेगी, ये सैटेलाइट धरती के आसपास घूमती रहेगी एक पॉइंट के ऊपर। अगर जीएसएस होती तो इसी पॉइंट के ऊपर रहती, वो हमेशा इसी एरिया को सिग्नल देती, लेकिन ये घूम घूम के हर चीज़ को सिग्नल देगी। अब बात यह है कि वो कौन सा एरिया कभी कवर नहीं करेगी। तो देखो, अब यही सैटेलाइट जब इधर आ जाएगी, ठीक है, ये सैटेलाइट आएगी, इधर आ जाएगी। अब सोचने की बात क्या, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझना कि वो क्या रहा है। मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, पहले थीटा निकालना कितना होगा, तो ये आर है, ये आर प्लस एच 2r, कॉस थीटा r बाय 2r 1/2 हो जाएगा। थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये समझ, इसका सिग्नल 60 डिग्री, ये क्या है, लैटिट्यूड है, तो इसका सिग्नल जो है 60 डिग्री लैटिट्यूड तक जा रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेटर है, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। आप मेरी बात समझ लो, मैं कह रहा हूँ, समझने मेरी बात। ये जब सेटेलाइट घूमेगी तो वो 60-60 डिग्री पर तो हमेशा उजाला रखेगी, इधर भी इधर भी। लेकिन ये जो 30 डिग्री है, पोल्स, ये पोल से 30 डिग्री तक, 30 डिग्री इधर, ये वाला ढक्कन और ये वाला ढक्कन कभी भी सिग्नल नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई, इक्वेटर से 60 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर नीचे, तो ये सिग्नल हमेशा लेगा क्योंकि घूमती रहेगी इधर इधर, हमेशा सिग्नल देते रहेगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ये वो कभी नहीं पा पाएगा सिग्नल। अब ये एरिया कितना होगा, 2 पाई r² 1 माइनस cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये एरिया हो गया 2 पाई r² 1 माइनस √3/2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 माइनस √3/2। तो ये एरिया भी ए है, ये भी एरिया है, तो द एरिया नॉट गेटिंग सिग्नल्स,
ठीक है, जो एरिया कभी एनी टाइम, वो एरिया जो कभी भी सिग्नल नहीं लेगा वो होगा 2a। 2a मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2πr² 2 माइनस रूट। ये एरिया है जिस पर सिग्नल ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। समझ लो मेरी बात, सही। अच्छा, अगर GSS होता तो आप समझना कि ये हमेशा 60 डिग्री को सिग्नल देता, तो जो एरिया सिग्नल पाता हो जाता 2πr² 1 माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। तो πr² एरिया को सिग्नल मिलते, और वो πr² को मिलते क्यों? क्योंकि वो वही एरिया जो हमेशा सिग्नल लेता, क्योंकि वो हिलता नहीं अपनी जगह से, तो उसका परमानेंट एरिया πr² होता। लेकिन क्योंकि ये GSS नहीं है तो ये घूमते रहेगा, तो ये बहुत सारे एरिया कवर करेगा, इधर 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 इधर, लेकिन इस एरिया को कभी नहीं कवर कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, और मुझे नहीं पता पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर होना चाहिए 5। ये टॉपिक होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। इसके 3 लॉ होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा होता है लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। मैं एक एक करके लॉ समझाता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की। तो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि एक एलिप्स नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जैसे सर्कल होता है ना, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो सर्कल है, ये आर है, ये आर है, आपने इसको थोड़ा सा पिचका दिया तो समझ लो कि ये जो सेंटर इसको 2 टुकड़े हो गए, एक इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, अब एलिप्स में क्या होता है कि ये इसके 2 रेडियस हो जाते हैं, एक रेडियस ए है ना, और एक रेडियस होता है उसका बी। इसको बोलते हैं ए को सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये इसका मेजर एक्सिस है, बड़ा एक्सिस है, ये भी ए होगा, इनफैक्ट ये भी ए होगा, तो बड़े एक्सिस का आधा है। और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये बी है, ये भी बी होगा, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस 2 हो गए आपके पास। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ठीक है, और एलिप्स के बारे में एक और चीज़ होता है, एलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए भी होता है। ठीक है, जैसे इसका πr² तो इसका तो ए, जैसे अगर ए और बी बराबर कर दो तो सर्कल हो जाएगा, तो इसका πr² तो इसका ए और बी दोनों आर है, तो पाई ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड सन, सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट चलते हैं विद सन एट फोकस। तो ऑर्बिट जो होता है किसी प्लेनेट का वो एक्चुअली सर्कुलर ना होकर एलिप्टिकल होता है सन के आसपास। तो बेसिकली इसी एक फोकस पे सन है और प्लेनेट जो है इसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, हालांकि जैसे धरती के बारे में कहते हैं कि धरती का जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जो धरती का ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट क्या है, सर्कुलर है ना। मतलब सर्कुलर ऑलमोस्ट क्या होता है, ए और भी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं ना। अब 2 छोटी छोटी चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सन हो गया, ये ठीक है, तो इसके आसपास चल रहा है, तो ये सबसे कम वाला डिस्टेंस होता है, इसको मैं मान लो r1 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये मान लो सबसे ज़्यादा वाला डिस्टेंस को बोलता है r2। ठीक है, सही। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है सन से, तो जब भी नज़दीक होता है तो उसको पेरी वर्ड से डिनोट करते हैं और दूर को अपर वर्ड से करते हैं। जैसे कि मान लो मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो जैसे अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन, सेम इसी तरीके से मून इज सैटेलाइट ऑफ
ऐसे मून का सैटेलाइट अर्थ है, ठीक है। अब मून का सैटेलाइट अर्थ है तो होता क्या है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि मान लो कि धरती है, ये मान लो आपके पास अर्थ है, ये मान लो मून है, ठीक है। R1 R2, सबसे बड़ी दूरी R1 R2, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरी जी। अब जी स्टैंड्स फॉर अर्थ। ऐसी सूरज के केस में शायद इसको पेरी हीलियन बोलेंगे, शायद हीलियन सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जियोग्राफी, तो जी मतलब बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, और ऐसे इस पोजीशन को बोलते हैं अपोजी, ठीक है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप बहुत पास हो, तो जैसे हमारे पंजाबी लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई पास में बड़ा दिख जाता है तो पैरी पोना जी, तो पैरी जी। तो मून को अर्थ ही पास पास दिखे, उसने बोल दिया भी पैरी पोना जी। ऐसे दूर है तो भाई साहब पैरी पोना जी नहीं, उसको अपोलॉजी, सॉरी अपोलॉजी फॉर नॉट पैरी पोना जी। तो पैरी जी पास वाली पोजीशन है, अपोजी दूर वाली पोजीशन है, ठीक है। तो पहला लॉ सिंपली क्या कहता है आपसे, पहला लॉ सिंपली ये कहता है कि सारे ऑर्बिट्स जो होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, कम एलिप्टिकल, ज़्यादा ऑर्बिटल, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सन कहाँ होता है, फोकस पर होता है, ठीक है। ऐसी धरती के केस में चांद का जो ऑर्बिट होगा वो एलिप्टिकल होगा और धरती फोकस पे हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अगला सेकंड था लॉ ऑफ एरियाज। अब इसको मैं समझाऊंगा बाद में, पहले इसको हम रट लेते हैं सीधे सीधे ना, समझने का काम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें लिखा है कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया बाय टाइम इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ए मीन्स एरिया स्वेप्ट ऑन सन, ठीक है। इसको टी छोटा कर देता। अब इसका मतलब क्या हो मैं समझाता हूँ, समझ में। मान लो एक चीज़, एक प्लेनेट यहाँ से यहाँ गया, तो मान लो इसने एरिया A1 स्वीप किया, टाइम लगा T1। ऐसे मान लो प्लेनेट यहाँ से यहाँ गया, मान लो एरिया इसने सन पे बनाया, एक्चुअली घूम रहा है तो एक्चुअली जैसे इसको सन से जोड़ दो तो ये जो लाइन है एक एरिया बना रही। ऐसे वो यहाँ से यहाँ गया, मान लो टाइम कितना लगा T1, और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा T2। तो इसकी जो एरियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, एरियल वेलोसिटी वो पहले होगी A1/T1, बाद में होगी A2/T2। ये बोलता है कि दोनों सेम, जितना A1/T1 होगा उतना ही A2/T2 होगा, तो एरियल वेलोसिटी कुल मिला के सेम होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको अपन एक ऐसे भी समझा सकते हैं कि जैसे मान लो ऐसा समझ लो, जैसे कि मान लो कि जब दूर होगा तो ये डंडियाँ लंबी होंगी। जैसे मान लो कि मैं एक सेटेलाइट को सेम टाइम देता हूँ, मान लो यहाँ भी 10 घंटे दिए, यहाँ भी 10 घंटे दिए, तो दोनों एरिया सेम होंगे। अब एरिया सेम होने का मतलब ये भी हुआ कि जैसे कि ये दूरी ज़्यादा है तो ये इंटरसेप्ट कम होगा, ये दूरी कम है तो इंटरसेप्ट ज़्यादा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना मेरी बात। जैसे कि मान लो ये एक सेटेलाइट है, धरती के आसपास चक्कर काट रही है, यहाँ पर 1 घंटे में इतना चलेगी और यहाँ पर 1 घंटे में इतना चल जाएगी, क्योंकि इसको एरिया सेम करना है। तो एरिया सेम करने के लिए अगर डंडियाँ बड़ी हैं तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, और ये डंडियाँ छोटी तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में उतना ही एरिया कवर करना है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको मैं ऐसे भी जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसका प्रूफ है बकायदा, बहुत सिंपल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फार इज स्लो एंड नियर इज फास्ट। दूर रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो लेकिन अब चक्कर है कि यार कम होगा तो ये डंडे बड़े हो जाएंगे रेडियस वाले, पास होगा तो रेडियस छोटा होगा तो लेकिन आर्क बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको 1 घंटे में अगर मान लो इसने कोई एरिया बनाया 10, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। अब दूर जाके धीमा और पास जाके तेज क्यों जाता है? इसका तो सिंपल सा है कि भाई देखो, एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट है, तो U + K = कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -Gm/r। तो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल -Gm/r,
काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट, जो भी है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आर को छोटा लिखते हैं दूरी, तब समझना ये चीज़ नेगेटिव होती है। तो बेसिकली अगर आर कम होगा, आर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। मतलब एक्चुअली जैसे कि मान लो ये चीज़ -10 की -15 होगी तो एक्चुअली 5 कम हो गई, तो इस वाली चीज़ को 5 बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आर कम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव बढ़ेगी, तो इसको पॉजिटिव में उतना ही बढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब वी को बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो जितना ये पास जाता है उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसको 1 घंटे में कैसे भी करके उतना एरिया कवर करना है। तो उतना एरिया कवर करने के लिए यहाँ धीमे चलेगा, यहाँ तेज़ चलेगा, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसकी पेज भगवान जाने कौन सा है, लेकिन जो भी पेज हो मेरे ख्याल से 5, ये शायद पेज नंबर 6 था, ये पेज नंबर 7 होना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कई बारी कि ये सन है और ABC, क्वेश्चन आता है कि TAB और TBC को कंपेयर करना है। तो अपने को कंपेयर करना है कि इनके बीच में जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आएगा। तो हमको ये देखना है कि मतलब ये बड़ा होगा छोटा होगा बराबर होगा। तो नॉर्मल लोग कहते हैं यार A से B से C दोनों टाइम बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है समझना कि जब वो A से B जाता है तो इतना एरिया कवर करता है, और जब B से C जाता है इतना एरिया कवर करता है। तो एरिया फ्रॉम AB इज ग्रेटर देन एरिया फ्रॉम BC। AB का एरिया BC से ज़्यादा है। तो मुझे पता है कि एरिया टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो जैसे 1 सेकंड में अगर एक एरिया है, 2 सेकंड में 2, तो अगर एरिया 10 गुना होगा तो टाइम भी 10 गुना होगा। तो क्योंकि एरिया AB का बड़ा है, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि AB का टाइम भी बड़ा होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो A से B वो दूर है तो उसकी स्पीड कम है, और B से C वो पास है तो स्पीड ज़्यादा है। समझ बात? तो AB देखो दूरी, देखो A से B और B से C सेम डिस्टेंस है, A से B और B से C, लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि A से B दूरी ज़्यादा है, सॉरी A से B दूरी वही है जो B से C है, लेकिन A से B स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड क्या है ज़्यादा है। तो कम स्पीड है तो ज़्यादा टाइम हो, तो ठीक है, ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम, ठीक है। अब हमारे पास एक आखिरी चीज़ बची, ये थर्ड लॉ है आपके पास, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अब लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है, ये सिंपल सा लॉ होता है, इसके प्रूफ में हम नेक्स्ट लेक्चर में चाहेंगे। ये लॉ होता है T² प्रोपोर्शनल टू EQ, ठीक है। मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वैसे सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता है कि A, B, R तीनों सेम होते हैं। तो हमने पढ़ ही रखा है कि 2T जो होता है वो 2πr³ होता है, तो वहाँ तो हमने पढ़ ही रखा है। तो T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो नॉर्मल इस केस में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम एक आध चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब लगभग आधा पौन घंटे का लेक्चर होगा, थोड़ा डेप्थ में लेक्चर होगा कि ये वाला प्रूफ या एरियाज़ का प्रूफ सब कुछ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर होप्स हो आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।